उत्तराधिकार कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून बहुत है, बहुत बड़ा ये है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें जानना पड़ता है। और ये आदिवासी में नियम है कि आदिवासी में सरकार भी जो है उसके प्रचलित प्रथा को भी मान्यता दिया है। अपना गांव में उसका प्रचलित प्रथा है ना, उसको भी कानूनी मान्यता दे दिया गया है। और उसके मुताबिक कुछ डिसाइड गाँव वाले लोग भी देते हैं। और ऐसे कानून जो बना तो उसमें आदिवासी में देखिए कि उन लोग को लड़की लोग को अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? क्यों बोले जाए क्या जाना चाहिए, लेकिन हिंदू में दे दिया और लड़का को बराबर अधिकार है, लेकिन आदिवासी में नहीं मिला। आदिवासी में क्या है कि लड़का को प्रधानता माना और लड़का के नाम से खाता खुलता। बाप का 2 बेटा 3 बेटी है, 5 मिला के हुआ, 5 हुआ तो उसके संपत्ति पर अभी भी जो है वह लड़की नहीं दे पाती, लड़का है, वो लड़का के नाम से खाता खुल जाता है, लड़का का अधिकार है आदिवासी में। और वही हिंदू में जो है, हिंदू में बराबर अधिकार दिया गया, लड़का लड़की सबको बराबर, भले अभी वन लोग ले चाहे नहीं ले, लेकिन कुर्सीनामा जो बन रहा है उसका बराबर है। तो सर आदिवासी तो हिंदू के ही अंतर्गत आता है ना सर? नहीं, हिंदू में आज था तो फिर कहा ले उसका कानून अलग बनाया, हिंदू में सब रह जाता। आदिवासी उत्तराधिकार कानून काहे बना? क्या सोचने वाली बात है। लोग भी सोच रहे कि भाई क्यों हिंदू में क्यों नहीं आया? ऐसा जैसा भी स्थापना कोड मांग रहे हैं तो हाँ ठीक है। तो अब खैर जो हुआ उसको हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को जो आगे करना है उसकी जानकारी आपको लेना है। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। हमको कल जाके काम करना है। अब काम करना है आदिवासी परिवार में, तो आदिवासी परिवार में हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार और इससे परिवार से तो अलग काम होगा, ठीक है। तो इसमें आप शॉर्टकट शीर्षक चीज को जानिए कि इसमें लड़का को प्रधानता दिया गया है, लड़की को नहीं। लड़का के नाम से जमीन जाता है, लड़का के नाम से खाता खुलता है, सर्वे होता है तो सर्वे में लड़का का नाम चलता है और उसके नाम से खाता का तैयार किया जाता है। और यदि लड़का नहीं है तो उसमें कुछ नियम चेंज हो जाता है। किसी आदिवासी का 3 लड़की है, लड़का नहीं है, और तीनों लड़की छोड़ के मर जाता है या जिंदा है, तो क्या उस हालत में है कि उसमें दे दिया है कि वही लड़की का अधिकार हो जो उसके घर में अपना पति सही और घर दामाद के रूप में बस जाती है। जी जिसको घर जमाई बोलते हैं, घर जमाई बोलता है। हाँ। अभी भी ये लोग बहुत पहले, अभी तो बहुत कम चलता है, लेकिन बहुत पहले वो सब घर दामाद भी लोग रहते थे, है ना। और घर दामाद के रूप में पति सहित रह जाती है, उसी का अधिकार है। बाकी ये हो रहा है तो उसी का अधिकार है, बाकी 2 यदि चल गई ससुराल तो उसको अधिकार नहीं है। और यदि तीनों ससुराल चल जाती है, नहीं रहती है उसके घर में घर दामाद के रूप में, तो संपत्ति उसके पूर्वजों पर चला जाता है। ये नहीं है जैसे हाँ तीनों रहेगी तो फिर तीनों को बराबर हिस्सा करना है। 10 डिसमिल जमीन है फिर भी उन लोग को जमीन उसको बराबर कर दिया। अभी ऐसा मौका मिलता है, वैसे झगड़ा होता है। तो सर जैसे मान लीजिए सर ये बोले कि सब मतलब शादी हो जाने के बाद नहीं मिलता, तो सर शादी होने से जस्ट पहले तो उसको बेच सकती है जान? शादी के पहले बेच सकती है, मतलब शादी होने वाला है ताकि उस पैसा जो शादी का मतलब ये खर्चा में ये मतलब यूज हो जाए, प्लस आगे के लिए भी कुछ अपना बचत के लिए। माँ बाप जिंदा रहते हुए तो फिर नहीं कर सकती है ना। माँ बाप जिंदा है
बेच नहीं सकती है, उसको माँ बाप का शादी, माँ बाप मरने के बाद ना उनका अधिकार होगा। तो शादी नहीं हुआ है, वो 18 साल हो भी नहीं किया है, और वो जमीन बेचने का अधिकार कहाँ से उसको हो जाएगा? क्या ये हम लोग शादी करने के पहले जमीन बेच दें? लोग नहीं बेचेगा, उसका पिताजी बेच सकते हैं, माँ बेच सकती है ना। लेकिन लड़की लोग वह कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, कोई ऐसा चाहता है कि हम लोग चाहता है कि चलो बाद में हम कोई भी माँ बाप का संपत्ति या पैतृक संपत्ति को बेचना नहीं चाहता। जी सर। अब जान चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो ले चाहे नहीं, घर द्वार बेच के कहाँ जाएगा? क्या बेच देगा? कहेगा जो होगा। संपत्ति लास्ट तक रखता है, वो प्रतिष्ठा का सवाल है, समाज में इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहें कि जमीन बेच देना है, लोग खरीदने का इच्छा रखता है, बेचने का नहीं। कोई आज हमारे नाम खतियान बना के रख दिया है, तब ना आज हमारे पास है, उन्हें बेच बाच के खा जाता तो फिर हम लोग को क्या मिलता? आज रख दिया है, तो हमारा भी आज कर्तव्य है कि हम भी अपने बाल बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति को रख दें, फिर औरों कुछ अर्जित करके रख दें। वही ना मनुष्य का कर्म है जी। तो मनुष्य है जो अपना सब बेच बाच के खा पी के मर गया, शादी करता है। तो आदिवासी उत्तराधिकार कानून में आज जो है उसको दिखाएंगे, आप लोग कॉपी निकालिए और पहला टॉपिक हम लोग आदिवासी उत्तराधिकार कानून लिख लिए। देखिए आदिवासी उत्तराधिकार कानून में आदिवासी उत्तराधिकार कानून में आदिवासी उत्तराधिकार कानून में आदिवासी के प्रचलित प्रथा को आदिवासी उत्तराधिकार कानून में आदिवासी प्रचलित प्रथाओं को सामाजिक मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है। आदिवासी के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून के स्थान पर आदिवासी के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून के स्थान पर आदिवासी के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून के स्थान पर उनके बीच उत्तराधिकार संबंधी प्रचलित प्रथा एवं रिवाज को ही कानूनी मान्यता दी गई है। प्रचलित प्रथा एवं रिवाज को ही कानूनी मान्यता दी गई है। प्रचलित प्रथा एवं रिवाज को ही कानूनी मान्यता दी गई है। आदिवासियों के बीच प्रचलित रिवाज के अनुसार आदिवासियों के बीच प्रचलित रिवाज के अनुसार अचल संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए
रिवाज के अनुसार अचल संपत्तियों के उत्तराधिकार के लिए पुरुष की प्रधानता है। पुरुष की प्रधानता है। अचल संपत्तियों के उत्तराधिकार के लिए पुरुष की प्रधानता है। दूसरे शब्दों में महिलाओं ब्रैकेट में कर दीजिएगा, विधवा तथा पुत्रियों को विधवा तथा पुत्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है। उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है। अतः पिता के मृत्यु के बाद सिर्फ पुरुष उत्तराधिकार को ही पिता के पैतृक अथवा स्वयं उपार्जित संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार है। संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार है। पिता के पैतृक अथवा स्वयं उपार्जित संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार है। अतः खाता सिर्फ पुत्र के नाम बनेगा। खाता सिर्फ पुत्र के नाम बनेगा। किंतु यदि पुरुष संतान न होकर पुत्रों के नाम बनेगा। किंतु यदि पुरुष संतान न होकर और मृत्यु के समय जमीन पिता के अन्य हिस्सेदारों के साथ संयुक्त रहा हो तो पिता के अन्य भाइयों के नाम खाता बनेगा। पिता के अन्य भाइयों के नाम खाता बनेगा। किंतु यदि पुरुष संतान न हो और पिता की मृत्यु के पूर्व पिता की मृत्यु के
हिस्सेदारों के साथ। किंतु यदि पुरुष संतान न हो और पिता के मृत्यु के पूर्व जमीन का अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ बंटवारा हो चुका था। अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ बंटवारा हो चुका था तथा वर्तमान में भी जमीन विधवा के दखल में है। तो ऐसे परिस्थिति में विधवा के नाम खाता बनेगा। और यदि विधवा की भी मृत्यु हो चुकी है तो अविवाहित पुत्रियों के नाम खाता बनेगा। किंतु इस संबंध से पुत्रियों का नाम खाता बनेगा। किंतु इस संबंध से स्थानीय प्रथा की जांच कर लेना आवश्यक है। किंतु इस संबंध से स्थानीय प्रथा को भी जांच कर लेना आवश्यक है। किंतु इस संबंध से स्थानीय प्रथा को भी जांच कर लेना आवश्यक है। लिखिएगा, यदि 4 पुत्रियों में से द्वितीय पुत्री शादी के बाद ही अपने पिता के घर में द्वितीय पुत्री शादी के बाद ही अपने पिता के घर में पति सहित रह गई है, और उनके पति अपने ससुराल में हरदमाद के रूप में रह गए हैं। वैसे परिस्थिति में सिर्फ द्वितीय पुत्री के नाम से खाता बनेगा।
सिर्फ द्वितीय पुत्री के नाम से खाता बनेगा। और अन्य तीनों बहनों को पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। अन्य तीनों बहनों को पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। किसी परिवार में भाई लोग मिलकर राजी खुशी से बहन को हिस्सा बांट कर दिए हों। भाई लोग मिलकर राजी खुशी से बहन को हिस्सा बांट कर दिए हों तो बहन के नाम अवश्य दखल के अनुसार खाता अलग बनेगा। बहन के नाम अवश्य दखल के अनुसार खाता अलग बनेगा। क्या ठीक है। तो जमीन बंटवारे में स्पष्ट उसको लिख के उसको स्पष्ट बता दिए कि आदिवासी में पुरुष की प्रधानता है, लड़का को अधिकार है, लड़की को अधिकार नहीं दिया गया है ना। और इस तरह से उसका प्रचलित प्रथा को भी कुछ मान्यता दिया गया है। ये आदिवासी कानून बना 1656 को बना, जो हिंदू लॉ बना, मुस्लिम लॉ बना, आदिवासी लॉ बना। और हम जब सरजमीन में जाएंगे तो सरजमीन में जाएंगे तो तरह तरह का आपको मिलेगा। उसमें आपको डिसाइड लेना है कितना पॉइंट में कि लड़का का नाम से यदि लड़का लड़की है तो उनका लड़की का कोई हिस्सा नहीं है। अगर लड़का नहीं है, लड़की है ना, लड़की है, फिर अगला कुछ पॉइंट है कि जमीन उनके पिताजी मर गए और मरने के बाद यदि जमीन का बंटवारा हो चुका था, ठीक है, तब तो इन लोग का पत्नी का भी अधिकार है और बेटी लोग का भी अधिकार है। यदि ज्वाइंट है, संयुक्त है, जमीन बंटवारा नहीं किया था उनका पिताजी ने, तो जानते हो वो जमीन उनका भाई लोग का हो जाता। मैंने जो मर गया उनका भाई जितना वो पूर्वजों पर चला जाता। और यदि बंटवारा हो गया है, पत्नी है, तो उसके बाद पत्नी का अधिकार हो गया, है ना। पत्नी भी मर जाती है तो अविवाहित बेटियों का अधिकार है। अविवाहित बेटी की शादी करके ससुराल चल जाती है तो संपत्ति फिर उसके हिस्सेदारों पर चला जाता है। और नहीं, शादी करके यदि 3-4 बहन है, एक बहन को अपने पिता के घर में रह जाती है पति सहित घर दमाद के रूप में, तो उनका अधिकार हो जाता है और अन्य 3 का अधिकार नहीं रहता। ऐसा नहीं कि सब तीनों बहन हम लोग ले लेंगे, सो बात नहीं। जो रहेगी उसके घर में वही अधिकार देना है, उसी तरह कुर्सीनामा बनाना है, उसी तरह संपत्ति का बंटवारा भी करना है। ठीक है। आदिवासी मुस्लिम में 2 लड़की बराबर एक लड़का, हिंदू में लड़का लड़की बराबर, हिंदू में
लड़की लड़का बराबर है। और वक्का पहले से नहीं, ये 1656 के बाद से। हाँ, अभी ऐसा केस जो मिलता है कि कोई लड़की चाहेगी कि भाई हाँ आप कर सकते हैं, आप अमीन हैं कि हाँ आपको अधिकार मिलेगा, जमीन मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। इसी तरह डिसाइड लेना, अमीन सबका अलग अलग नियम है, प्रचलन है। और आगे आपको तो सर वो तो जैसे मैंने ये लड़की जो लेगा अपना अधिकार, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन बोलेगा कि सर हमको अलग अपना जो है सो ये लगान हमको देना है, तो उसके लिए यहाँ ये मतलब क्या बोलते सर ये सीओ के पास देगा सर एप्लीकेशन? हाँ, तो राजस्व का मालिक कौन होता है? जिलाधिकारी होते हैं। पूरे अंचल का जितना भी जमीन संबंधी निपटारा है वो अंचलाधिकारी के पास। विकास संबंधी है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास। आपको कुछ विकास से संबंधी बात करना है तो वीडियो साहब करते हैं, उनसे जब नहीं हुआ तो वीडियो का देख अनुमंडल पदाधिकारी करते हैं, इसको एसडीओ साहब। और जमीन जो अंचलाधिकारी नहीं किए तो आप लाडीसी भूमि सुधार समाहर्ता होते हैं, वहाँ आवेदन दे सकते हैं, ये उनके मालिक वो है ना। और इस तरह से काम आप निपटा करें। सबके ऊपर पदाधिकारी सबके ऊपर सब तरह से देख करते हैं। और इस तरह से अगला टॉपिक में आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको बना